संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय पुरुष और प्रकृति भाग 2। सिमोन डे बिहेवियर ने अपनी पुस्तक द सेकेंड सेक्स के उपसंहार में बताया है कि सभ्यता जिसमें संस्कृति, ज्ञान, कला, मानव मूल्य आदि सम्मिलित हैं, पुरुष के द्वारा बनाई गई हैं। पुरुष आदर्श मानव होते हैं, सदा प्रथम व्यक्ति और स्त्रियां दूसरी होती हैं। पुरुष कर्मशील, भावातीत, अपने परिवेश को रूपांतरित करने में समर्थ होते हैं, जबकि स्त्रियां निष्क्रिय और अपने में लीन होती हैं, अर्थात अपने आप के इतने अंदर होती हैं कि बाहरी समाज पर प्रभाव डालने की उनकी क्षमता बहुत कम होती है। पुरुष के स्वयं के जीवन के अपने उद्देश्य होते हैं, वे कर्ता होते हैं। स्त्रियां वस्तुएं हैं, पात्र हैं जिन पर क्रिया की जाती है। विश्व में हमेशा यही रीत चली आ रही है। लेखिका आगे लिखती है, आज की स्वतंत्र नारी अपने व्यावसायिक स्वार्थों और यौन जीवन की समस्याओं के दो भागों में बटी हुई है। इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना उसके लिए अत्यंत कठिन हो गया है। यदि वह ऐसा करती भी है तो अनेक रियासतों, समर्पण और हवाई कलाबाजियों की कीमत पर, और इस सब के लिए उसको निरंतर तनाव की स्थिति में रहना पड़ता है। नाओमी वेस्टीन ने अपनी पुस्तक किंडर किंचे किर्चे एंड साइंटिफिक लॉ में बताया है कि हमारी संस्कृति और मनोविज्ञान में स्त्रियों का चरित्र चित्रण किस प्रकार किया गया है। वे बात की पक्की नहीं होती, भावात्मक रूप से अस्थिर होती हैं, उनका अंतःकरण सुदृढ़ नहीं होता, या वे महान अहम से ग्रस्त होती हैं। उत्पादनकारी होने की अपेक्षा एक दुर्बल पोषणकर्त्री होती हैं, बुद्धिमती होने के स्थान पर लापरवाह हैं, और यदि वे सामान्य हैं भी तो केवल घर और परिवार के लिए ही उपयुक्त हैं। छोटे छोटे बालकों और बालिकाओं के बीच बौद्धिक असमानताओं का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए एलिनोर मेकोबी 1996 ने बताया कि हाई स्कूल से ऊपर तक दोनों में कोई बौद्धिक अंतर नहीं होता, और यदि होता भी है तो लड़कियां लड़कों से थोड़ी आगे होती हैं। हाई स्कूल स्तर पर कुछ एक बौद्धिक कार्यों में लड़कियां अपेक्षाकृत अच्छा नहीं कर पाती, जैसे कि गणित के तर्क आदि, और हाई स्कूल के बाद लड़कियों की कार्य संपादन की क्षमता का अंकन करने पर पाया गया कि वे और भी तेजी से शिथिल हो जाती हैं। इनके अलावा अनेक अबौद्धिक परीक्षण भी हुए हैं जिनसे ये अंतर स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये सारे परीक्षण मैं समझता हूँ अच्छा परिणाम बताते हैं तो बुरा परिणाम भी बताते हैं। स्त्रियां सामान्यतः बुरे परिणाम प्रदर्शित करती हैं। महिलाओं के बारे में समाज की आशाएं बहुत ऊंची हैं, किंतु आश्चर्य यह नहीं है कि महिलाएं समाज की आशाओं के अनुरूप क्यों नहीं सिद्ध हो पा रही हैं। अपितु आश्चर्यजनक तो यह है कि छोटी लड़कियों के यह बात समझ में नहीं आती है कि हाई स्कूल तक उनके मंद बुद्धि रहने के ही आसार हैं, और इससे भी अधिक अद्भुत यह है कि वे हाई स्कूल के बाद कॉलेज और स्नातकोत्तर स्तर तक भी इस बात को समझने का प्रयास नहीं करती हैं। स्त्रियों को समझने के लिए पुरुषों को दूर रखते हुए ढेर सारे काम करने होंगे। इस प्रकार के कार्य पुरुषों के लिए नहीं हो रहे हैं। अच्छे और बुरे सभी लेबल स्त्रियों के लिए ही प्रयोग में लिए जाते हैं। यह अपने आप में उनके अस्तित्व का अपमान है। जब तक वह किसी भी समाज की अंग हैं, प्रजनन का दायित्व उसी का रहेगा। जितना अधिक वह पुरुष से उत्पादन और काम भावना की समानता के लिए संघर्ष करेगी, निजी स्तर पर उसकी उतनी ही अधिक हानि होगी। पश्चिम ने यह सिद्ध कर दिया है। ज्यों-ज्यों समाज का विकास हो रहा है, शिक्षा और अर्थ की भूमिका अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। शिक्षा में आज मानव समाज के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। वहाँ केवल उन विषयों की बात की जाती है जो हमारे अस्तित्व के यथार्थ से जुड़े हुए हैं। ये पुस्तकें जो सारे वातावरण को बदल रही हैं, वे हमें यह नहीं समझने देती कि इनके अलावा हमारे भीतर और क्या भरा है और हम वास्तव में क्या हैं। शब्द और भाषाएं मुद्दों पर संघर्ष करने के हथियार बन गए हैं, किंतु असली व्यक्ति तो कहीं दूर ही खड़ा है। अतः सारा का सारा संप्रेषण निरर्थक हो जाता है, और इसी प्रकार या तो कोई परिणाम नहीं मिलते या फिर नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। संप्रेषण ने आज तक किसी भी गंभीर सामाजिक समस्या को नहीं सुलझाया है।
उसने उसमें केवल बढ़ोतरी ही की है। इस दृष्टि से मानव समाज को सहयोग करने की एकमात्र यही प्रक्रिया हो सकती है कि पुरुष और स्त्री के बारे में पृथक रूप से विचार करने की पद्धति को बंद करना होगा और उन्हें एक दूसरे का पूरक मानकर चलना होगा। दोनों को ही जो जिस प्रकार है उस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। कोई भी दूसरे के बिना सुखी नहीं रह सकता। कोई भी दूसरे की भागीदारी के बिना स्वयं को स्वतंत्र महसूस नहीं कर सकता। यह एक कठोर सत्य है। पति पत्नी को सबसे पहले अपने परिवार की आवश्यकताओं को समझना होता है। स्त्री और पुरुष के रूप में उसके बाद अपने कार्य स्थल पर ऊंचे पद के कारण किसी महिला को ऊंचाई नहीं मिलती, अपितु सभी को सम्मान की दृष्टि से देखने वाले श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करते हुए ही सामाजिक उन्नति में भागीदारी निभाना स्त्री को उन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए पर्याप्त है जिनका आज वह सामना कर रही है। केवल वही लड़के लड़कियों के मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने में समर्थ हैं, किंतु आज वह अपने इस दायित्व से बचना चाहती है। वह स्वयं अपनी भूमिका को नकार रही है। उसको ऐसी अच्छी संतान के लिए संकल्पबद्ध होना पड़ेगा जो प्रत्येक स्त्री और सामाजिक नियमों का सम्मान करे। जिस समाज में नारी की पूजा नहीं की जाती उसका पतन सुनिश्चित है। वह सर्जक है तो वही विध्वंसक है। किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति स्त्री ही है। वर्तमान में समूची संप्रेषण व्यवस्था आग में घी का काम कर रही है। सबसे पहले इसने सामाजिक समरसता को तोड़कर रख दिया है। विकसित देशों में महिलाओं से संबंधित कानूनों ने लोगों को भले ही बाहरी तौर पर संतुष्ट कर दिया हो, किंतु अंत में तो वे समाज के लिए घातक ही सिद्ध होंगे, क्योंकि इन कानूनों में समाज पर होने वाले प्रभावों को ध्यान में नहीं रखा गया है। विपरीत लिंग के साथ घटित प्रत्येक शारीरिक संघर्ष के बाद स्त्री या पुरुष के अंतर में एक खरोंच उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक परिवेश में स्वतंत्र इच्छा और स्वतंत्र मस्तिष्क मिलकर ही मानवीय मूल्यों को प्रभावित करते हैं। आखिर समाज भी इन्हीं स्त्री और पुरुषों से बनता है जो भावात्मक रूप से स्थिर नहीं रह पाते हैं। जीवन का संपूर्ण उत्पादन काल यौवनावस्था जब उपलब्धियां अर्जित नहीं कर पाती है तो व्यक्ति को बुढ़ापे में भारी कष्ट झेलने पड़ते हैं। किसी भी समाज में सामंजस्य के लिए युवा पीढ़ी की ऊर्जा को सही मार्ग पर चलाना आवश्यक है। उनको सीधे सीधे कामुक खेलों में लिप्त होने से रोकने की अपेक्षा उनको जीवन के बारे में, उनके स्वयं के बारे में जानने की दिशा में प्रेरित करना चाहिए। शिक्षा में इस प्रकार का संशोधन होना आवश्यक है। स्वतंत्रता या स्वच्छंदता के नाम पर सह शिक्षा आज मानव मन की शांति के लिए संकट ही सिद्ध हुई है। समाज में भावनात्मक परेशानियां बढ़ रही हैं। एक पुरुष अपने मस्तिष्क, अपनी उपलब्धियों के माध्यम से बात करता है, जबकि एक स्त्री अपने हृदय के माध्यम से बात करती है। अकेला एक ही यही लक्षण उनको कभी एक जैसा नहीं होने देगा। पुरुषों के साथ हर प्रकार के व्यवहार में, मुख्यतः यौन संबंधों में, स्त्री की भावनाएं गहराई के साथ आंदोलित होती हैं, क्योंकि वह अधिक आलिप्त होती है। पुरुष इतने अधिक प्रभावित नहीं होते। ऐसी स्थिति में समस्या को कौन सुलझाएगा? हमारी सृष्टि का आधार है पुरुष और प्रकृति। यह मूल में ब्रह्म और माया का विकसित स्वरूप ही है। सृष्टि है पुरुष की ओर करता है माया प्रकृति। पुरुष को रस तथा माया को बल कहा जाता है। सृष्टि में जो कुछ दिखाई देता है वह ब्रह्म का विवर्त ही है। इसमें से माया भाव के हटते ही फिर से पुरुष भाव ब्रह्म में लीन हो जाता है। यही कारण है कि सृष्टि को पुरुष प्रधान कहते हैं। इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। सृष्टि को अग्नि सोमात्मक भी कहा है। इसमें पुरुष अग्नि रूप तथा स्त्री सोम रूप है। सोम और अग्नि का संबंध एक पक्षीय होता है। सोम अग्नि में आहुत होता है तब नया निर्माण होता है। इसके साथ ही सोम का अस्तित्व गौण रहता है। यह भी पुरुष प्रधान सृष्टि का आधार है। इसलिए ही पुरुष की भोक्ता संज्ञा है। जब भी अग्नि सोम अथवा रस बल से सृष्टि होती है, इसमें यदि रस की प्रधानता हो तो उसे मन प्राण वाक कहते हैं। बल अथवा प्रकृति प्रधान हो तो सत रज तम कहते हैं। ब्रह्म का पहला विवर्त अव्यय पुरुष का होता है। इसमें माया भाव को महान या महत कहा जाता है। यह अव्यय पुरुष की प्रकृति है।
अक्षर पुरुष की प्रकृति को अहंकार कहते हैं। अक्षर से पंचात्मक क्षर तथा अहंकार से पंच तन्मात्राएं बनती हैं। इस प्रकृति के तीनों गुणों से बुद्धि का निर्माण होता है। यही बुद्धि पुरुष को बांधती है।